क्रिसमस की रात पूरे शहर में खुशियों का माहौल था। हर तरफ रोशनी, सजावट और जश्न का रंग बिखरा हुआ था। इसी दौरान मार्क अपनी पत्नी जूलिया के साथ अपनी बहन के घर क्रिसमस मनाने आया था। देर रात तक सब लोग साथ बैठे बातें करते रहे और त्योहार का आनंद लेते रहे। जब काफी रात हो गई तो मार्क ने अपने भांजे को सुलाया, अपनी बहन से विदा ली और जूलिया के साथ घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में कार जूलिया चला रही थी। सफर के दौरान मार्क ने महसूस किया कि जूलिया किसी बात को लेकर परेशान है। पूछने पर उसने कहा कि वह अब एक बच्चा चाहती है, लेकिन मार्क का जवाब था कि वह भी यह चाहता है, बस अभी नहीं, सही समय आने पर। यही बात दोनों के बीच बहस का कारण बन गई। तभी अचानक पीछे से तेज रफ्तार में आ रही एक कार ने उन्हें ओवरटेक किया। जूलिया का ध्यान भटका, कार का संतुलन बिगड़ गया और वह गलत लेन में चली गई। इससे पहले कि वह कार संभाल पाती, सामने से आ रहे एक ट्रक ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार कई बार पलट गई। इस हादसे में मार्क की जान तो बच गई, लेकिन जूलिया हमेशा के लिए उससे बिछड़ गई। 1 साल बाद समय बीत चुका था, लेकिन मार्क की जिंदगी वहीं रुक गई थी। पत्नी की मौत के बाद उसने खुद को दुनिया से लगभग अलग कर लिया था। अब वह अपने बड़े से घर में सिर्फ अपनी पालतू बिल्ली के साथ रहता था। एक सुबह टीवी पर खबरें चल रही थीं कि देश के अलग अलग हिस्सों में एक रहस्यमयी वायरस तेजी से फैल रहा है। सरकार लोगों से अपील कर रही थी कि वे बिना जरूरत घरों से बाहर न निकलें, क्योंकि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बताया जा रहा था कि संक्रमित लोग बेहद हिंसक हो रहे हैं और किसी भी इंसान पर हमला कर रहे हैं। वैज्ञानिक अभी तक इस वायरस की असली वजह पता नहीं लगा पाए थे। टीवी चैनलों पर बहस चल रही थी कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, लेकिन इन सब बातों से मार्क को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह पहले ही अपनी जिंदगी से उम्मीद खो चुका था। उसी दिन वह समुद्र किनारे पहुंचा। पिछले साल जूलिया ने एक बोट खरीदी थी और अब मार्क उसे बेचने आया था। सौदा पूरा करने के बाद वह वापस घर लौटने लगा। रास्ते में उसकी बहन का फोन आया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई। कुछ देर बाद वह एक सुपरमार्केट पहुंचा ताकि घर के लिए जरूरी सामान ले सके। वहां का नजारा देखकर वह भी हैरान रह गया। लोग जरूरत से ज्यादा सामान खरीद रहे थे। हर कोई जल्द से जल्द खाने पीने की चीजें अपने कब्जे में करना चाहता था। टीवी पर बार बार कहा जा रहा था कि सिर्फ जरूरत का सामान खरीदें, लेकिन डर लोगों पर हावी हो चुका था। सभी को लग रहा था कि अगर पूरे देश में लॉकडाउन लग गया तो शायद फिर बाहर निकलने का मौका ही न मिले। मार्क सामान लेकर घर पहुंचा और इस बार उसने खुद अपनी बहन को फोन किया। उसकी बहन ने बताया कि उसका पति सेना में है और सेना के जरिए उन्हें एक सुरक्षित द्वीप पर भेजा जा रहा है, जहां संक्रमित लोगों का खतरा नहीं है। वहां रहने की पूरी व्यवस्था भी की गई है। उसने मार्क से भी उनके साथ चलने की विनती की, लेकिन मार्क ने साफ मना कर दिया। वह कहीं नहीं जाना चाहता था। बहन ने उसे समझाया कि ऐसे मुश्किल समय में परिवार का साथ होना सबसे जरूरी है। उसने बताया कि उनके शहर के एयरपोर्ट से भी अगले दिन उस द्वीप के लिए फ्लाइट जा रही है। अगर वह आज नहीं आ सकता तो कम से कम कल सुबह जरूर निकल जाए। काफी समझाने के बाद आखिरकार मार्क मान गया। अगली सुबह वह अपनी बिल्ली को साथ लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि सैकड़ों गाड़ियां उसी दिशा में जा रही थीं। हर कोई किसी भी कीमत पर उस सुरक्षित द्वीप तक पहुंचना चाहता था। एयरपोर्ट पहुंचने पर वहां हजारों लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। टिकट काउंटर के सामने धक्का मुक्की मची हुई थी, क्योंकि सभी लोग शहर छोड़कर भागना चाहते थे। तभी अचानक एयरपोर्ट पर घोषणा हुई कि द्वीप जाने वाली सभी उड़ानें तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं। बताया गया कि रात भर में वायरस का नया वेरिएंट सामने आया है, जो पहले से कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहा है। अब संक्रमित लोगों के खून और उनके काटने से संक्रमण कुछ ही मिनटों में दूसरे इंसान तक पहुंच रहा था। यह खबर सुनते ही पूरे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाने लगे, धक्का मुक्की शुरू हो गई और हर कोई वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। इसी बीच मार्क की बहन का फिर फोन आया। उसने घबराई हुई आवाज में कहा कि एयरपोर्ट बंद किया जा रहा है, सभी फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। फिलहाल सबसे सुरक्षित जगह उसका अपना घर है। उसने मार्क से कहा कि किसी भी हालत में बाहर मत निकलना। जैसे ही कोई नया रास्ता मिलेगा वह उसे जरूर बताएगी। मार्क किसी तरह भीड़ से निकलकर अपनी कार तक पहुंचा और घर लौटने लगा, लेकिन शहर की सड़कों पर इतना लंबा ट्रैफिक जाम लग चुका था कि कई घंटों तक गाड़ियां 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ीं। आखिरकार उसने कार वहीं छोड़ दी, अपनी बिल्ली को उठाया और पैदल ही घर की तरफ चल पड़ा। जब वह देर रात अपने इलाके में पहुंचा तो सामने का दृश्य देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। उसके पड़ोसी के पूरे घर को प्लास्टिक की पारदर्शी बैरियर से घेर दिया गया था। कई सैनिक एक संक्रमित आदमी को जबरदस्ती बाहर घसीट कर ले जा रहे थे। वह बेकाबू होकर चीख रहा था और खुद
को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। यह सब देखकर मार्क को पहली बार एहसास हुआ कि टीवी पर दिखाई जा रही खबरें शायद सच थीं और असली डरावना दौर अब शुरू होने वाला था। अगली सुबह मार्क की आंख खुलते ही उसकी बहन का फोन आया। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा घबराई हुई थी। उसने बताया कि हालात तेजी से बिगड़ चुके हैं। सरकार जिन लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग कैंपों में भेज रही है, वहां भी पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। जितने ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा होंगे, संक्रमण फैलने का खतरा भी उतना ही बढ़ जाएगा। उसने मार्क को साफ शब्दों में कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, फिलहाल घर से बाहर मत निकलना और सरकारी सेफ जोन जाने की गलती मत करना। जैसे ही हालात कुछ बेहतर होंगे, वह उसे अपने पास बुला लेगी। फोन कटने के बाद मार्क टीवी चलाता है। अब खबरें पहले से भी ज्यादा डरावनी थीं। पूरे देश की सीमाएं बंद कर दी गई थीं। मोबाइल पर लगातार इमरजेंसी अलर्ट आ रहे थे, जिनमें वायरस के अलग अलग वेरिएंट और उनसे बचने के तरीकों की जानकारी दी जा रही थी। वीडियो में दिखाया जा रहा था कि संक्रमित लोग अब सिर्फ हिंसक ही नहीं रहे, बल्कि काट कर दूसरे लोगों को भी कुछ ही मिनटों में संक्रमित कर रहे हैं। ये सब देखकर पहली बार मार्क को अपनी जान की चिंता होने लगी। कुछ ही देर बाद सरकार की तरफ से एक और इमरजेंसी मैसेज आया। उसमें बताया गया कि कुछ घंटों के भीतर सभी बाजार बंद कर दिए जाएंगे। ये सुनते ही मार्क तुरंत जरूरी सामान लेने के लिए सुपरमार्केट पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसकी उम्मीद टूट गई। लगभग पूरा स्टोर खाली हो चुका था। लोग आखिरी बचा हुआ सामान भी एक दूसरे से छीन रहे थे। मार्क जैसे तैसे कुछ खाने की चीजें अपने बैग में रखकर बाहर निकला ही था कि सामने एक संक्रमित आदमी ने पुलिस अधिकारी पर हमला कर दिया। मार्क बिना सोचे समझे पास पड़ा लोहे का डंडा उठाकर उसकी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन संक्रमित का ध्यान अब पुलिस वाले से हटकर मार्क पर चला गया। वह पूरी रफ्तार से उसकी तरफ झपटा। इससे पहले कि वह मार्क तक पहुंचता, पुलिस अधिकारी ने गोली चलाकर उसे वहीं मार गिराया। लेकिन तभी मार्क ने देखा कि उस अधिकारी के हाथ पर भी गहरा घाव था। वह समझ चुका था कि अब वह खुद भी संक्रमित हो चुका है। उसने मार्क को अपने पास आने से रोका और अगले ही पल अपनी सर्विस पिस्टल से खुद को गोली मार ली। यह दृश्य देखकर मार्क के रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे पूरी तरह यकीन हो चुका था कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं, बल्कि इंसानों के खत्म होने की शुरुआत है। घर पहुंचते ही उसने बिना वक्त गंवाए पूरे घर की सुरक्षा मजबूत करनी शुरू कर दी। उसने दरवाजों पर अतिरिक्त ताले लगाए, खिड़कियों को लकड़ी और लोहे की मजबूत पट्टियों से बंद किया और बाहर की हर हलचल पर नजर रखने के लिए सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर लिया। शाम होते होते पूरे इलाके का नेटवर्क भी बंद हो गया। रात में सेना की एक बस कॉलोनी में आई। सैनिक लाउडस्पीकर पर लगातार घोषणा कर रहे थे कि अगर कोई जिंदा है तो बाहर निकल आए, उन्हें सुरक्षित कैंप में ले जाया जाएगा। लेकिन मार्क ने घर की सारी लाइटें बंद कर दी और अपनी बिल्ली को लेकर चुपचाप अंदर छिपा रहा। कुछ देर इंतजार करने के बाद सेना वहां से चली गई और फिर पूरे इलाके में ऐसी खामोशी फैल गई मानो वहां कभी कोई रहता ही न हो। 2 हफ्ते बीत गए। अब पूरे इलाके में शायद मार्क ही अकेला इंसान बचा था। उसने अपनी बहन के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उसमें बताया कि वह अभी तक सुरक्षित है, लेकिन उसके पास खाने का सामान लगभग खत्म हो चुका है। उसने वीडियो भेजने की कोशिश की, मगर नेटवर्क पूरी तरह बंद होने की वजह से वह कहीं नहीं पहुंचा। अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या भूख थी। उसने सोचा कि अगर वायरस से नहीं मरा तो भूख जरूर मार देगी। आखिरकार उसने हथियार उठाया, अपनी बिल्ली को घर में सुरक्षित छोड़ा और खाने की तलाश में बाहर निकल पड़ा। उसने एक एक करके कई घरों की तलाशी ली, लेकिन हर जगह सिर्फ खाली अलमारियां और बिखरा हुआ सामान मिला। काफी दूर जाने के बाद उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से हुई जो व्हील चेयर पर बैठी थी। उसके पैर काम नहीं करते थे और वह कई दिनों से अकेली रह रही थी। मार्क को लगा कि शायद उसके घर में खाना मिल जाए, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। तब उस महिला ने उसे आसपास के कुछ ऐसे घरों के बारे में बताया जहां शायद अभी भी राशन बचा हो। मार्क उन घरों तक पहुंचा और इस बार उसकी किस्मत साथ दे गई। उसे वहां काफी मात्रा में खाने पीने का सामान मिल गया। वह जितना उठा सकता था उतना लेकर वापस लौटा और बुजुर्ग महिला के साथ बैठकर खाना खाया। कई दिनों बाद दोनों ने पेट भरकर खाना खाया था। उस शांत रात में दोनों अपनी अपनी जिंदगी की बातें करने लगे। मार्क ने पहली बार किसी से अपनी पत्नी जूलिया का जिक्र किया। उसने भारी मन से कहा कि कभी कभी उसे लगता है कि शायद जूलिया का उस हादसे में चले जाना बेहतर था, क्योंकि अगर वह आज जिंदा होती तो उसे यह सब देखना पड़ता। कुछ देर बाद वह अपने घर लौट आया और हमेशा की तरह अपनी बहन के लिए एक और वीडियो रिकॉर्ड करके फोन में सेव कर दिया, इस उम्मीद में कि शायद कभी नेटवर्क लौटे और ये सारे संदेश उस तक पहुंच जाएं। रात के बीच अचानक उसके वॉकी टॉकी से आवाज आई। यह उसी बुजुर्ग महिला की आवाज थी। उसने घबराकर कहा कि तुरंत रेडियो चालू करो। मार्क ने रेडियो ऑन किया तो वहां सरकारी प्रसारण सुनाई दे रहा था। संदेश में कहा जा रहा था कि जो लोग अभी भी जिंदा हैं वे तय किए गए कैंप तक पहुंचे। वहां से उन्हें सुरक्षित तरीके से समुद्र पार एक द्वीप पर भेजा जाएगा। ये सुनकर मार्क के मन में फिर से उम्मीद जागी। हालांकि बुजुर्ग महिला को इस योजना पर भरोसा नहीं था। उसका कहना था कि इतने लोगों
लोगों को एक जगह इकट्ठा करना खतरे को और बढ़ा देगा, लेकिन मार्क जानता था कि उसके पास खाने का सीमित सामान बचा है और ज्यादा दिन अकेले रहना संभव नहीं होगा। उसने महिला से कहा कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे जैसे भी हो वह उसे अपने साथ कैंप तक जरूर ले जाएगा। दोनों ने तय किया कि अगली सुबह निकलेंगे, लेकिन सुबह जब मार्क उसे लेने उसके घर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। बुजुर्ग महिला अब इस दुनिया में नहीं थी। उसने दवाइयों की ज्यादा मात्रा लेकर अपनी जान दे दी थी। पास में रखे एक पत्र में उसने लिखा था कि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से मार्क की जान खतरे में पड़े, इसलिए उसने खुद ही रास्ते से हट जाना बेहतर समझा। उस खत को पढ़कर मार्क कुछ पल तक बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस उजड़ती दुनिया में अब आखिर किसके लिए जिया जाए। मार्क अगले दिन अपनी बाइक पर जरूरी सामान, हथियार और अपनी पालतू बिल्ली को लेकर कैंप की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे पता चलता है कि मुख्य सड़क पूरी तरह बंद कर दी गई है। मजबूर होकर वह जंगल वाले रास्ते से जाने का फैसला करता है। जंगल में घुसते ही उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। कुछ ही देर में कई संक्रमित लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। मार्क पूरी रफ्तार से बाइक दौड़ाता रहता है, लेकिन अचानक सड़क पर पड़ी लाशों के बड़े ढेर से उसकी बाइक टकरा जाती है और वह गिर पड़ता है। सबसे पहले वह अपनी बिल्ली को संभालता है, फिर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन पूरी तरह जवाब दे चुका होता है। पीछे से संक्रमित तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, इसलिए वह बाइक वहीं छोड़ देता है और बिल्ली को लेकर पैदल भागना शुरू कर देता है। भागते भागते वह एक इमारत में घुसकर दरवाजा बंद कर देता है। संक्रमित बाहर से लगातार हमला करते रहते हैं, इसलिए वह पीछे के रास्ते से निकल जाता है। आगे बढ़ते हुए उसे समुद्र किनारे एक बड़ी नाव दिखाई देती है। वह सावधानी से उसके अंदर जाता है तो वहाँ हर तरफ खून फैला हुआ मिलता है। तभी उसे अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वह केबिन खोलता है तो देखता है कि वहाँ एक छोटा बच्चा संक्रमित हो चुका है। वह समझ जाता है कि अगर यह कोई बड़ा संक्रमित होता तो उसे मारकर जहाज ले जाता, लेकिन एक छोटे बच्चे को मारने की हिम्मत उसमें नहीं होती, इसलिए वह उस जहाज को छोड़ देता है और उसके साथ बंधी एक छोटी नाव लेकर समुद्र के रास्ते निकल पड़ता है। रास्ते में वह अपनी बहन के लिए एक और वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करता है। वह बताता है कि कैंप पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, वहाँ कोई सुरक्षित नहीं बचा और अब वह खुद ही किसी तरह उनके पास पहुँचने की कोशिश कर रहा है। समुद्र में सफर करते हुए रात हो जाती है। चारों तरफ सिर्फ पानी और तैरती हुई लाशें दिखाई देती हैं। तभी दूर से एक बड़ा जहाज उसकी तरफ आता दिखाई देता है। वह मदद के लिए इशारा करता है। जहाज पर मौजूद लोग पहले उस पर बंदूक तान देते हैं, लेकिन जब उन्हें यकीन हो जाता है कि मार्क संक्रमित नहीं है तब वे उसे ऊपर खींच लेते हैं। जहाज पर पहुंचते ही उसे खाना दिया जाता है, क्योंकि वह कई दिनों से ठीक से कुछ नहीं खाया था। वहाँ 3 मुख्य लोग रहते हैं। पहला जहाज का मालिक, दूसरा उसका बेटा और तीसरा एक पायलट जो हेलीकॉप्टर उड़ाना जानता है। पायलट मार्क को आराम करने के लिए एक कमरा देता है। बातचीत के दौरान मार्क पूछता है कि क्या उन्हें उसके अलावा कोई और जीवित इंसान मिला है। पायलट जवाब देता है कि फिलहाल वह पहला जीवित आदमी है जिसे उन्होंने बचाया है। रात में मार्क अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखता है। उसे साफ दिखाई देता है कि एक छोटी नाव में एक परिवार मदद मांगते हुए जहाज की तरफ आ रहा है। उसे यकीन हो जाता है कि जहाज वाले उन्हें भी बचा लेंगे, लेकिन अगली सुबह जब वह उसी परिवार के बारे में पूछता है तो पायलट साफ इनकार कर देता है। वह कहता है कि रात में कोई भी यहाँ नहीं आया था। ये सुनकर मार्क को अजीब लगता है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से सब देखा था। अब मार्क पूरे जहाज पर नजर रखना शुरू करता है। उसे कुछ बातें बिल्कुल सामान्य नहीं लगती। जहाज पर जरूरत से ज्यादा हथियार हैं, कुछ कमरे हमेशा बंद रहते हैं और जहाज का मालिक हर किसी पर शक भरी नजर रखता है। मार्क पायलट से पूछता है कि अगर वह सच में पायलट है तो जहाज पर क्या कर रहा है। आसपास एयरबेस और हेलीकॉप्टर भी होंगे, फिर वे उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। इस सवाल पर पायलट का चेहरा बदल जाता है। वह सिर्फ इतना कहता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो ज्यादा सवाल मत पूछो और अपने काम से काम रखो। अब मार्क को यकीन हो जाता है कि जहाज पर कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है। वह फैसला करता है कि रात होते ही यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन निकलने से पहले उसे उस परिवार की सच्चाई जाननी होगी जिसे उसने अपनी आंखों से जहाज पर चढ़ते देखा था। आधी रात के बाद जब पूरे जहाज पर सन्नाटा छा जाता है तब मार्क धीरे धीरे नीचे वाले हिस्से की तरफ जाता है। वहां पहुंचकर वह एक बंद कमरे से हल्की हल्की आवाजें सुनता है। दरवाजा खोलते ही उसके सामने वही परिवार होता है। पिता और बेटा रस्सियों से बंधे हुए होते हैं। उनके मुंह पर कपड़ा बंधा होता है और दोनों के शरीर पर मारपीट के निशान साफ दिखाई देते हैं। मार्क तुरंत उनके मुंह से कपड़ा हटाता है। वे घबराकर पूछते हैं कि उनकी पत्नी और छोटा बच्चा कहाँ है, लेकिन मार्क खुद कुछ नहीं जानता। तभी पीछे से कदमों की आवाज आती है। जहाज का एक हथियारबंद आदमी बंदूक तानकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। मार्क समझ जाता है कि अब यहाँ से जिंदा निकलना बिल्कुल आसान नहीं होगा। बंदूकधारी मार्क पर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी पीछे से पायलट आ जाता है। वह सही मौके पर उस आदमी पर हमला कर देता है और उसे मार गिराता है। इसके बाद वह मार्क से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि इन लोगों के मामलों में मत पड़ो, लेकिन अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। दोनों जल्दी से कैद पिता और बेटे को छुड़ा
लादते हैं और जहाज से भागने की तैयारी करते हैं। चारों लोग एक छोटी स्पीड बोट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी हरकत जहाज के बाकी लोगों की नजर में आ जाती है। अगले ही पल उन पर गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। गोलीबारी के दौरान कैद परिवार का पिता मारा जाता है, जबकि पायलट के कंधे में गोली लग जाती है। मार्क किसी तरह स्पीड बोट को संभालता है और पूरी रफ्तार से वहां से निकल जाता है। आखिरकार वे समुद्र किनारे पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन पायलट की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। अगर जल्द इलाज नहीं मिला तो उसकी जान बचाना मुश्किल होगा। मार्क को याद आता है कि पास के अस्पताल की छत पर इमरजेंसी हेलीकॉप्टर मौजूद हो सकता है। वह घायल पायलट को सहारा देकर अस्पताल की तरफ ले जाता है, लेकिन अस्पताल के अंदर हर तरफ तबाही फैली होती है। न डॉक्टर, न मरीज और न ही कोई सामान्य इंसान दिखाई देता है। चारों ओर सिर्फ खून और बर्बादी के निशान होते हैं। मार्क किसी सुरक्षित कमरे में पायलट को लिटाता है। पायलट उससे कहता है कि पहले उसके कंधे से गोली निकालनी होगी, नहीं तो वह हेलीकॉप्टर उड़ाने की हालत में नहीं रहेगा। मार्क मेडिकल सामान ढूंढने निकलता है, लेकिन तभी एक संक्रमित उस पर हमला कर देता है। काफी संघर्ष के बाद वह उसे मार गिराता है। गोली चलने की आवाज पूरे अस्पताल में गूंज जाती है और आसपास छिपे कई संक्रमित उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वह किसी तरह उनसे बचकर वापस लौटता है। तभी उसे ऊपर की मंजिल से इंसानों की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज का पीछा करता हुआ एक छिपे हुए हिस्से तक पहुंचता है, जहां एक नर्स, एक डॉक्टर और 3 बच्चे कई दिनों से छिपकर रह रहे होते हैं। वे लोग पहले मार्क पर भरोसा नहीं करते, लेकिन जब उन्हें पूरी बात पता चलती है तो वे घायल पायलट को अंदर ले आते हैं। डॉक्टर और नर्स मिलकर उसके कंधे से गोली निकाल देते हैं। ऑपरेशन सफल रहता है और पायलट की जान बच जाती है। मार्क राहत की सांस लेता है। अब वह उन्हें बताता है कि उसे कैनरी आइलैंड पहुंचना है, जहां उसकी बहन और उसका परिवार होने की उम्मीद है। नर्स बताती है कि अस्पताल के पीछे एक हेलीकॉप्टर अब भी मौजूद है, लेकिन वहां तक जाने वाला रास्ता सैकड़ों संक्रमितों से भरा हुआ है। इतने में मार्क के मोबाइल में अचानक नेटवर्क वापस आ जाता है। कई दिनों से रुके हुए सारे मैसेज एक साथ आने लगते हैं। उनमें उसकी बहन के भी कई वॉइस मैसेज होते हैं। वह बताती है कि वे लोग सुरक्षित आइलैंड पहुंच गए हैं और चाहती हैं कि मार्क भी जल्द वहां पहुंच जाए। ये सुनकर मार्क के अंदर फिर से उम्मीद जाग जाती है। वह तुरंत अपनी तरफ से भी एक संदेश रिकॉर्ड करता है कि वह जिंदा है और जल्द ही उनसे मिलने वाला है। लेकिन उसी समय अस्पताल के बाहर गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। मार्क खिड़की से देखता है कि वही जहाज वाले हथियारबंद लोग खाने और सामान की तलाश में अस्पताल तक पहुंच चुके हैं। अगर उन्होंने इन्हें देख लिया तो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मार्क तुरंत सभी को तैयार होने के लिए कहता है। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, किसी तरह उन अपराधियों और संक्रमितों से बचते हुए हेलीकॉप्टर तक पहुंचना। सभी लोग अस्पताल के पिछले हिस्से से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तभी अचानक एक संक्रमित डॉक्टर पर टूट पड़ता है और उसे काट लेता है। मार्क तुरंत उस संक्रमित को मार देता है, लेकिन डॉक्टर समझ जाता है कि अब वह भी संक्रमित हो चुका है। वह बाकी लोगों से कहता है कि वे उसके लिए समय बर्बाद न करें और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालें। भारी मन से सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर पहुंचने पर उन्हें हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, लेकिन उसके और उनके बीच सैकड़ों संक्रमित खड़े होते हैं। सीधे वहां तक पहुंचना नामुमकिन लगता है। तभी मार्क की नजर आसपास पड़े लोहे के बड़े बैरिकेड्स पर पड़ती है। उसके दिमाग में एक योजना आती है। वह उन बैरिकेड्स को जोड़कर चारों तरफ एक मजबूत घेरा बना देता है, ताकि उसके अंदर रहकर वे धीरे धीरे हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ सकें। शुरुआत में यह योजना काम करती है, लेकिन जल्द ही दर्जनों संक्रमित उस लोहे के घेरे पर टूट पड़ते हैं। अब हर कदम मौत के साथ एक नई लड़ाई बन चुका होता है। लोहे के बैरिकेड्स के अंदर रहते हुए सभी लोग धीरे धीरे हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते हैं। शुरुआत में योजना सफल होती दिखाई देती है, लेकिन कुछ ही देर में चारों तरफ से सैकड़ों संक्रमित उन पर टूट पड़ते हैं। वे लगातार बैरिकेड्स पर चढ़ने लगते हैं और पूरा ढांचा हिलने लगता है। मार्क और बाकी लोग कुल्हाड़ियों और हथियारों से उन्हें पीछे धकेलते रहते हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें ज्यादा देर तक रोक पाना मुश्किल हो जाता है। मार्क सबसे पहले बच्चों और नर्स को आगे बढ़ने के लिए कहता है। मौका मिलते ही वे हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं। घायल पायलट भी किसी तरह वहां तक पहुंच जाता है और तुरंत हेलीकॉप्टर स्टार्ट करने की कोशिश शुरू कर देता है, लेकिन इंजन बार बार जवाब दे देता है। इसी बीच कुछ संक्रमित बैरिकेड्स पार करके हेलीकॉप्टर वाले इलाके में घुस आते हैं। मार्क नीचे उतरकर उनका सामना करता है ताकि बाकी लोगों को थोड़ा और समय मिल सके। उसी समय जहाज वाले हथियारबंद लोग भी अस्पताल तक पहुंच जाते हैं। वे हेलीकॉप्टर के पास आकर सभी पर बंदूक तान देते हैं। अब मार्क और उसके साथियों के सामने 2 दुश्मन होते हैं, एक तरफ संक्रमित और दूसरी तरफ निर्दयी लुटेरे। मार्क समझ जाता है कि अगर उसने अभी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वह तुरंत अपनी कुल्हाड़ी से उस बड़े गेट को खोल देता है जो अब तक संक्रमितों को रोके हुए था। गेट खुलते ही भारी संख्या में संक्रमित सीधे उन हथियारबंद लोगों पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका अफरा तफरी से भर जाता है। लुटेरे अपनी जान बचाने के लिए संक्रमितों से लड़ने लगते हैं और उनका ध्यान हेलीकॉप्टर से हट जाता है। मार्क की यही
योजना थी। इसी दौरान हेलीकॉप्टर का इंजन आखिरकार स्टार्ट हो जाता है। पायलट तुरंत उड़ान की तैयारी करता है। नर्स हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू लैडर नीचे छोड़ती है। मार्क पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ता है। पीछे से कई संक्रमित उसका पीछा कर रहे होते हैं। वह सही समय पर सीढ़ी पकड़ लेता है और काफी संघर्ष के बाद ऊपर चढ़ने में सफल हो जाता है। हेलीकॉप्टर जमीन छोड़ देता है और धीरे धीरे उस मौत से भरे शहर से दूर निकलने लगता है। हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद पहली बार सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। मार्क को विश्वास हो जाता है कि अब वह अपनी बहन और उसके परिवार से मिल पाएगा। तभी उसके मोबाइल में कुछ पल के लिए नेटवर्क वापस आ जाता है। वह तुरंत अपनी बहन को कॉल करता है और खुशी से बताता है कि वह हेलीकॉप्टर में है और जल्द ही आइलैंड पहुंचने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ से जो जवाब मिलता है वह उसकी सारी उम्मीदें तोड़ देता है। उसकी बहन घबराई हुई आवाज में कहती है कि यहाँ मत आना, आइलैंड अब सुरक्षित नहीं रहा, यहाँ भी संक्रमण फैल चुका है, लोग तेजी से संक्रमित हो रहे हैं और हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं, अगर हो सके तो वापस लौट जाओ। इसके बाद अचानक कॉल कट जाती है और नेटवर्क फिर से गायब हो जाता है। मार्क स्तब्ध रह जाता है। जिस जगह को वह अब तक पूरी दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह समझ रहा था, वहां भी वायरस पहुंच चुका था। अब उसके सामने कोई साफ मंजिल नहीं बची थी। हेलीकॉप्टर आगे उड़ता रहता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि आगे उनका क्या होगा। यहीं पर फिल्म अपोकलिप्स ज़ी 2024 खत्म होती है। आखिर तक यह साफ नहीं बताया जाता कि मार्क अपनी बहन से मिल पाता है या नहीं, आइलैंड पर कौन बचा है और क्या इस वायरस से दुनिया का कोई हिस्सा अभी भी सुरक्षित है। फिल्म जानबूझकर इन सवालों को अनसुलझा छोड़ती है और एक ओपन एंडिंग देती है, जिससे आगे की कहानी की संभावना बनी रहती है।